हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट के लिए। और आज की जो सीरीज़ है ये सेकंड नंबर की सीरीज़ है। तो आज की इस सीरीज़ में हम लोग कुछ ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें, ठीक है। और इसमें भी आज की इस वीडियो में हम लोग हाइपोथेसिस परिकल्पना के क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो परिकल्पनाएं से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट ही बन जाते हैं। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको बस क्या है उसको पहचानना आना चाहिए और किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं क्वेश्चन आज की इस वीडियो से पता लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। करीब 15 क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 2023 की हमारी जो जून की तैयारी है वो इस चैनल पे आपको करवाई जा रही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एडल्ट लर्नर्स आर द एडल्ट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, ठीक है। आपकी जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है उसमें आपकी एडल्ट लर्निंग भी है ना। तो इस तरह से एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी और इस तरह से आपके जो अप्रोच दिए हुए हैं तो उन्हीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। यहाँ पर देखिए एडल्ट लर्निंग आपको पता है वहाँ पर किसी टीचर को वहाँ पे समझाना नहीं पड़ता है लर्नर्स को, है ना। वो क्योंकि एक एडल्ट स्टेज पे होते हैं, उनको अपने आप सेल्फ कंट्रोल होता है। तो इस तरह से क्या फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के आधार पर है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटीज़ विथ पीयर ग्रुप, तो ये भी नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, तो ये सही है। एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, ठीक है, तर्क संगत रूप से कार्य करने की योग्यता। तो इस तरह से ये है आपका, ये वाला भी ऑप्शन है। फिर है अधिगम मार्गदर्शन और नियंत्रण मुक्त होना चाहिए। तो आपको दो ही ऑप्शन इसमें चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें है आपका सी डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी एंड डी, ठीक है। इस तरह से ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट करके भी आप देख सकते हैं। जिसमें ए बी होगा वो नहीं होगा, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग आर। छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं जो स्टूडेंट लर्निंग को प्रभावित करते हैं। उनमें से क्या क्या हो सकता है। तो इंटरेस्ट नहीं होगा, फैमिली होता है, ठीक है। फैमिली हो सकता है क्योंकि परिवार का वातावरण किस तरह का है, वहाँ पर उसको सपोर्टिव माहौल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मोटिवेशन, ठीक, मोटिवेशन है। और कम्युनिटी नहीं, सोशियो कल्चर डाइवर्सिटीज, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं, तो ये अलग अलग परिवेश के हिसाब से हो सकती हैं। कौन कौन सी उसमें डिफरेंसेस हैं सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक हैं। इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपके अंदर से चीज़ें आती हैं, है ना। मोटिवेशन ये भी आपके अंदर से ही होता है। और कम्युनिटी, समुदाय, वो एक ग्रुप होता है, ठीक है। वो वातावरण से संबंधित नहीं है, वो एक ग्रुप का ही जो है फॉर्म है। तो इसमें यहाँ पर कौन कौन से नहीं होंगे, आपका ए और डी जहाँ पर है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको ये कटेगा, ये भी ए है इसमें कटेगा और ई जो है डी नहीं होगा। तो इस तरह से बी सी और ई, ठीक है, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए कंसेप्ट दैट आर नॉट एमिनेबल टू ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर नोन एज। जो संकल्पनाएं संक्रियात्मक परिभाषाओं के अधीन नहीं आते उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेसिस आपको पता है, परिकल्पना एक ऐसा अनुमान होता है जो पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान और स्पष्ट तार्किक आधार पर रची जाती है। मतलब आप एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, पूर्व कथन, एक धारणा बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उपलब्ध तथ्य हो सकते हैं, सिद्धांत, नियमों, अनुभवों और ऑब्जर्वेशन, या इस तरह से आपकी
विमर्श, तार्किक विमर्श मतलब जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग कहती है, उसके आधार पे जो कुछ प्रतीत होता है वही परिकल्पना का आधार बनता है। ठीक है, जो कुछ आप एज्यूम कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वही परिकल्पना का आधार बनता है। तो ये हो जाती है परिकल्पना। और परिकल्पना का हम निर्माण किस तरह से करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और महत्व क्या होता है। तो परिकल्पना अनुसंधान कार्य को स्टार्टिंग पॉइंट प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि आपने स्टेप्स में देखे होंगे कि जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं उसमें क्या होता है, पहले हम शोध समस्या मतलब एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर आपका परिकल्पना बनाई जाती है। इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। परिकल्पना क्या है, अनुसंधान कार्य को डायरेक्शन देने का भी काम करती है। ठीक है, अभी आप देखेंगे आगे कि आप फिर नल हाइपोथेसिस और इसी तरह से अल्टरनेट हाइपोथेसिस किस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए परिकल्पना अनुसंधान कार्य के क्षेत्र को सीमित और व्यवहारिक बनाती है। नहीं तो आप रिसर्च शुरू करेंगे तो कहाँ तक करेंगे जब आपको कुछ अनुमान नहीं होगा। ये मतलब परिकल्पना अनुमान के आधार पर ही तो बनाते हैं, प्रेडिक्शन होती है ना। तो अगर ऐसा कुछ अनुमान नहीं रखेंगे कि उस रिजल्ट तक हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं रह जाएगी। इस तरह से परिकल्पना अनुसंधान कार्य को विशिष्ट और फोकस्ड बनाती है। उसके बाद सार्थक और औचित्यपूर्ण बनाती है, मतलब उसका कुछ एम होता है ना, इसीलिए परिकल्पना बनाई जाती है। डिज़ाइनिंग के लिए उपयोगी होती है और उसके बाद इससे रिलायबल डाटा जो है हमको मिल सकते हैं परिकल्पना के आधार पे। इकोनॉमिक हो जाता है, जो प्रोसेस होता है वो मितव्ययी बन जाता है, कम पैसे में हो जाता है। ठीक है, परिकल्पना प्रेडिक्शन प्रस्तुत करने में सहायक होती है और फैक्ट्स को बनाने में सहायक होती है। इस तरह से परिकल्पना सिद्धांत निरूपण में भी सहायता करती है और मानव के ज्ञान भंडार में बढ़ोतरी करती है, क्योंकि जब हम परिकल्पना बना लेते हैं तो उसके आधार पे ही हमारा प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने देखा कि अनुसंधान परिकल्पना से मतलब समस्या चयन के उपरांत जो बनाई गई तर्कों के आधार पर परिकल्पना होती है, जिसका अनुसंधानकर्ता परीक्षण करना चाहता है। इसी के आधार पर प्रोसेस आगे होता है और हम टेस्ट करना चाहते हैं, फिर रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो जो अनुसंधान कार्यकर्ता होता है, मतलब जो रिसर्चर होता है, सांख्यिकी परिकल्पना क्या होती है यहाँ पर, मतलब एक स्टैटिस्टिकल जो है हाइपोथेसिस बनती है। तो इस तरह से आपने सुना होगा कि नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि शून्य परिकल्पना जो होती है, इसके निरस्त होने पर वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार हो जाती है, जबकि शून्य परिकल्पना के स्वीकार होने पर वैकल्पिक परिकल्पना निरस्त हो जाती है। इस तरह से जो भी आप मतलब शून्य परिकल्पना जो नल हाइपोथेसिस है, इसके स्वीकार या अस्वीकार होने पर वैकल्पिक परिकल्पना के सत्यापन या निरस्तीकरण के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मतलब जब भी हम टेस्ट करेंगे तो नल हाइपोथेसिस का ही टेस्ट किया जाता है ना। तो यहाँ पर सांख्यिकी परिकल्पना का निर्माण मतलब ये होता है कि अनुसंधान जो परिकल्पना का निर्माण समस्या चयन के तत्काल बाद किया जाता है। जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, मैंने बताया आपको कि पहले हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट की, उसके बाद हम इसका जो है हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। और जो सांख्यिकी परिकल्पना का निर्माण डेटा एनालिसिस से पूर्व और इसका जो वेरिफिकेशन डेटा एनालिसिस के समय किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो नल हाइपोथेसिस के ही आधार पे चीज़ें हमारी फाइंड आउट होती हैं। ठीक है, कि हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा, ये नल हाइपोथेसिस के आधार पे होती है। तो ये चीज़ें आपको इतनी समझ में आ गई। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एस स्टीवेंस एक ये शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने बताया कि संक्रियात्मक परिभाषाओं में वो घटना होती है जिनका उपयोग एक अवधारणा को ज्ञात करने में किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, थ्योरेटिकल, कन्वेंशनल और इन्फीरियर आते हैं। ठीक है, जो कि ये चीज़ें दी हुई हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें कि सैद्धांतिक अवधारणाएं क्या होती हैं, सिद्धांतों को घटनाओं की व्याख्या करने, भविष्यवाणी करने और समझने के लिए तैयार किया जाता है। पारंपरिक अनुसंधान प्रक्रिया, इसमें भी 7 स्टेप्स होते थे,
ठीक है। उनको स्टेप्स वही जो चीज़ें होती थी कि पहले हमको शोध समस्या निकालनी है, फिर पृष्ठभूमि निकालनी है, परिकल्पना तैयार करना है, फिर डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट होता है, डाटा कलेक्शन होता है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक पूर्व कथन होता है और इसी के आधार पर आगे चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि सांख्यिकी विधियों के द्वारा जो इस तरह से बनाई गई परिकल्पना का सीधे सीधे परीक्षण करना संभव नहीं होता है, इसी आधार पे हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। जब भी टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट किया जाता है और उसी के आधार पे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है कि कौन से का एक्सेप्टेंस होगा और किसका रिजेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अनुसंधान परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसी से संबंधित बाकी भी चीज़ें। अच्छा, नल हाइपोथेसिस को हम H0, ठीक है, HO इस तरह से लिखते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को कहीं कहीं HA या H1 इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए परिकल्पना, जो शून्य परिकल्पना का विकल्प है, मतलब हाइपोथेसिस दैट इज अल्टरनेटिव टू मल्ट हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड एज, तो किससे की जाती है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इससे, जैसे कि अलग अलग दे रखा है ना, तो आपका ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, H1 या HA या यहाँ पर जो भी दे रखा है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया शून्य परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना का क्या होता है, ये प्रतिलोम होता है, ठीक है। इस तरह से शून्य परिकल्पना को अगर हम H0 से लिखते हैं यहाँ पर इसको इस तरह से, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कई बार A से लिख देते हैं, कई बार 1 से लिख दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह आपको आगे क्वेश्चन जो मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अब मैच करना है, ठीक है। ये जितने भी ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं इसी के आधार पे यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो ये मैचिंग का भी है, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए टफ लगेगा। यहाँ पर देखिए ये H0 है, पहले नंबर पे देखिए ये हो गया नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और म्यू, और ये जो इधर इक्वल ये लिखा है म्यू, ये हो जाता है आपका ये हो गया पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है, अब ये जो पहला ऑप्शन है H0 इक्वल टू म्यू H0, ठीक है। तो अब ये किससे यहाँ पर मैच करेगा, तो यहाँ पर ये देखिए नल हाइपोथेसिस इज दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द हाइपोथेसिस मीन 100, ठीक है। इसके ये बराबर है कि निराकरणीय परिकल्पना ये कि पॉपुलेशन माध्य का परिकल्पना माध्य के 100 के बराबर है, तो ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए HA इक्वल टू, यहाँ पर देखिए म्यू H0 इज़ नॉट 100, है ना। सेकंड वाला कह रहा है कि नॉट 100, तो अब यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस HA है ना। इसको ध्यान से देखिए, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज दैट द पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू 100, तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। उसके बाद देखिए HA अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात कह रहा है, म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू और H0, है ना। तो यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज़ जो है इज़ दैट, यहाँ पर द पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर देन, है ना। ये आपका किससे है, ग्रेटर का निशान है, ये वाला, ये आपका ग्रेटर का होता है, तो ये हो जाएगा आपका माध्य 100 से बड़ा है, तो इस ग्रेटर वाले से ये मैच कर जाएगा और उसके बाद ये लेस वाले से हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज़ लेस देन 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बस इतना ही था कि आपको खाली इसके जो ये सिंबल दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल को हल करना है, ठीक है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और फिर एग्जाम्पल है इसके, ये किससे मैच करेगा, किसके अंतर्गत है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, तो कम्युनिकेशन के बाद मैंने पूरा आपको कवर करवा दिया है, जैसे सवाल बनते हैं और जो न्यू टाइप्स के पूछे जा रहे हैं, अभी नई जो है NT के द्वारा नए पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने दिया है आपको, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फैटिक आपके किससे संबंधित होता है, फैटिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए पहले ग्रेपवाइन को, जो आपको आता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ग्रेपवाइन मैंने आपको बताया इनफॉर्मल होता है, ठीक है, जहाँ पर कभी कभी र्यूमर, है ना, अफवाहें फैलती हैं, आप इसको इससे मैच कर दीजिए, ठीक है। फीडबैक क्या होता है, जहाँ पर डिकोडर बिकम्स इनकोडर, इसको इससे हमने मिला दिया,
ठीक है। अब फैटिग क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल टॉक, ठीक है, ये हो जाता है आपका स्मॉल टॉक। और टैक्टाइल क्या होता है, ये होता है आपका टच से, ठीक है। ये इसके टर्म्स हैं जो इसके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के आधार पे। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर सूचनाओं को स्वतः जो है सेल्फ रिप्लिकेटिंग इन्फॉर्मेशन से भर देता है, जिससे काम या तो धीमे पड़ जाता है या बंद हो जाता है। किसके द्वारा होता है, तो ये वर्म के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बारे में एक मैं आपको दूंगी जिसमें कि मालवेयर, वायरस, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं उससे संबंधित, तो क्योंकि यहाँ पर इससे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर जो है भंडारण क्षमता के आधार पर छोटे से बड़े भंडारण के सही क्रम की पहचान करनी है, छोटे से बड़े के आधार पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो सकती है, तो 5 किलोबाइट्स यहाँ पर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा छोटा यही है ना। कंप्यूटर सिस्टम में मतलब कितना डेटा स्टोर हो सकता है, इसकी बात कह रहा है, इस आधार पे कह रहा है कि किस तरह से इसको हम यहाँ पर सीक्वेंस में लगाएंगे। तो पहले क्या हो जाएगा आपका 5 किलोबाइट, मतलब 5 × 10⁻³ बाइट्स, है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1500 मेगाबाइट्स, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁻⁶, ये हो गया दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे हो गया आपका, ये आपका BC, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ये जो है इसका ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 किलोबाइट्स है, फिर 1500 मेगाबाइट्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁻⁶ बाइट, ये हो गया आपका 1, यहाँ पर 1 गीगाबाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ किलोबाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद 2 × 10⁹, 2 टेराबाइट्स, है ना, क्योंकि जो ऐसे सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, है ना, ये यहाँ का क्रम हो जाएगा। तो इसमें आपका जो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा ये वाला आएगा B। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये होगा क्योंकि 1 × 10⁻⁶ किलोबाइट है। उसके बाद आपका मेगाबाइट्स आएगा ये वाला थर्ड, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका ये टेराबाइट वाला, तो ये चौथे नंबर पे। तो अब उस हिसाब से आपको ये क्रम करना है B, C और A, D, ठीक है। मतलब इसको मैं बता दूँ आपको 5 × 10⁻³ ये 5 किलोबाइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जो 1 गीगाबाइट है 1 × 10⁻⁶ किलोबाइट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर आ रहा है 1.5 × 10⁻⁶ किलोबाइट, मतलब ये और ज़्यादा हो गया, है ना, सीधा सा मतलब यही हुआ। उसके बाद ये जो चौथा है 2 × 10⁹ किलोबाइट्स, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको आपको ये भी चेंज करना है जो आगे जो डिजिट दी हुई हैं उनके हिसाब से भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 के ऐसे लिखेंगे 5 किलोबाइट। उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा 1 × 10⁻⁶ वाला, ठीक है, क्योंकि 1 गीगाबाइट है ना, तो 1 × 10⁻⁶ ये वाला हो गया B ऑप्शन, है ना, मतलब लेस का निशान लगा रहे हैं। फिर आएगा आपका 1.5 × 10⁻⁶, और उसके बाद सबसे जो ऊपर आएगा 2 × 10⁻⁹। इस तरह से ये क्या होगा, छोटे से बड़े का क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। अब यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपका पेन ड्राइव है, ठीक है, और हार्ड डिस्क हो गया, फिर है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम क्या है, यहाँ पर रैम अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, ये आपका इस ऑप्शन में हो जाएगा। रैम क्या हो जाती है, यहाँ पर अस्थायी मेमोरी है, इसे जैसे ही पावर अगर हम बंद कर देते हैं तो कंटेंट यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मुक्त दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन कार्यक्रम के उद्देश्य। ओपन डिस्टेंस और
आपका ऑनलाइन ODL है ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ये इससे उद्देश्य क्या है, एम्स की बात कह रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसके बारे में सवाल काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने इसके पहले भी वीडियोस में करा रखा है, तो आप लोग जो पहले की वीडियो उनको भी देख लीजिए। क्वेश्चन करवा के उसी के आधार पे मैंने समझाया है। फिर है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये चीज़ें सही हैं, है ना। इनोवेशन यहाँ पर कोई इसका एम नहीं है, तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जो दूर के लोग हैं जिनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ पे ये ऑनलाइन मोड के द्वारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जाए। तो ये आपका हो गया A, B और C ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंप्यूटर के चौथे से पहले जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर से आए हुए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन के सही क्रम की पहचान करनी है। 4th to 1st जनरेशन, इसको ध्यान रखिएगा, 4th to 1st। तो ज़रूर फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ होगा, ऐसी डिवाइस आई होगी जो कि जो बहुत यूज़फुल नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या आया था, यहाँ पर देखिए इसमें मतलब चौथे से कह रहा है ना, चौथे से फर्स्ट की तरफ हमको चलना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट में पहले जनरेशन में क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी, है ना। ऐसे हम पहले निकाल लेते हैं कि यहाँ पर पहले वैक्यूम ट्यूब आया, उसके बाद आपका क्या आया था, ट्रांजिस्टर आए थे, है ना। दूसरे नंबर पर ट्रांजिस्टर आए थे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया था तीसरे नंबर पे, और चौथे पे था माइक्रो प्रोसेसर। तो चौथे से पहले जनरेशन की तरफ कह रहा है, तो आप A फिर C, है ना, A, C और D, B, ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, इस तरह से सवाल आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, साथ ही आपको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।